अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, बड़ी हवाएं और बड़ी अफवाहें जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो गर्म थी कि इमरान खान साहब इसी साल रिहा हो जाएंगे, नए इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, कोई मार्च अप्रैल फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था, और मीनवाइल गवर्नमेंट के किसी बड़े करप्शन स्कैंडल की भी बाज़गश्त थी कि उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और मामला काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। कौन कह रहा था ये सारे सहाफ़ी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन आपने तो रिहाई के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी ना कि कब जाके वो अभी भी इमरान मेरी खान साहब प्रेडिक्शन जारी है, 2 महीने पड़े हैं पड़े हैं वो अभी रिहाई नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि बाहर आ जाएंगे। बाहर से मुराद ये नहीं है कि रिहाई हो जाएगी, हाउस अरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरमियाना रास्ता हो कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है कि किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बहरहाल यू कैरी ऑन। सॉरी। अच्छा, नहीं, मैंने ना थोड़ा सा वो टिप ले लिया आपसे बात करके, वरना आप चाहते नहीं है कि आप इस बारे में बात करें, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज आप बात करने पे आमादा हैं। अच्छा। तो क्योंकि बात एक बार फिर उसी तरफ चल पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं करे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं आई क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर और उसके बाद भाग क्यों गई, ये अभी तक हम नहीं जान सके। एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम स्याह समझ लें, क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक बार फिर कहा है कि इस रोज़ यौम स्याह के लिए आप सबको निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन निकलेंगे, किसान, मजदूर, वकला और हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद 8 फरवरी को निकल कर डाके के खिलाफ एहतजाज करें जो आपके हक पे डाला गया, और गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद ज़रूरी होती है। तरसीलात ज़र में कमी लाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बलूचिस्तान की भी उन्होंने बात की, और इसके अलावा बहुत से जो चीज़ें वो पहले भी कहते रहे हैं, ये उनका मैसेज है। जबकि दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब, जो आप कह रहे थे कि वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन समझ आती है कि वो अली अमीन गंडापुर से कोई नेक्स्ट लेवल पर जाके बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च और पहले वाले लॉन्ग मार्च में ये फ़र्क होगा कि पहले हमारी क़यादत इदारों के साथ राब्ते में थी, इस बार किसी से कोई बात नहीं होगी, और अगर वो कहते हैं मुझे अरेस्ट किया गया तो आप मेन शाहराह ब्लॉक कर दें। और शहबाज शरीफ, याद रखें कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे, अगर हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो PTI को छोड़ दूंगा। ये तो बहुत सख्त थ्रेट्स हैं। और मीनवाइल 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं फरवरी में, क्या नतीजा निकलेगा आपकी बार? 3-4 पॉइंट्स। पहली बात यह है कि गंडापुर साहब भी तो बड़े ज़बरदस्त गरजते थे जी, तो उनकी जो गरज थी और आज जुनैद साहब की गरज में कोई फ़र्क नहीं है। ये शुरू में ऐसे ही होता है, अपने क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगर आप अपने आपके लोग कह दें आप तो शुरू में ही लेट गए हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा, तो ये सख्त लाइन लेनी पड़ती है। गंडापुर साहब भी लेते थे, मेरा ख्याल है अभी भी जब मौका मिलता तो वो एक आध फायर कर देते हैं, मगर अब वो बात नहीं रही ना, क्योंकि इनको नेगोशिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, और इनकी तस्वीरें भी हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो मतलब है कि वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है ना, तो अब इसलिए वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये कि ये अब नए आए हैं, इन्होंने भी तो हार्ड लाइन लेनी है ना। ये अगर हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो ये इनकी फिर नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू हिम। तो वो तो खैर मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बिहाइंड द सीन्स दिस इज़ अ बेटर डेवलपमेंट फॉर PTI, बिकॉज इनके ऊपर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जिस किस्म के इल्ज़ाम गंडापुर साहब के थे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले दिन से ये चीज़ चलती थी PTI के अंदर भी कि गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब के ऊपर नहीं है ये, इनके ऊपर नहीं है जी। तो ये अच्छा एक कदम उठाया इमरान खान ने कि एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया है हेड ऑफ द पार्टी इन द KP, एंड ऑल्सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ये कहा था ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, मगर वो पॉजिटिव रोल हैज़ टू बी बिहाइंड द सीन्स। पब्लिक में इट हैज़ टू बी हार्ड लाइन। एनीबडी हु टेक्स अ सॉफ्ट लाइन इन पब्लिक उड़ जाएगा वो, सबको हार्ड लाइन लेनी पड़ती है। तो ये वो तो इमरान खान भी हार्ड लाइन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कभी सॉफ्ट लाइन तो ली नहीं जी। मगर जो ये मुज़ाकरात और ये वो जो होते हैं ये सॉफ्ट लाइन के जरिए होते हैं ना, हार्ड लाइन के जरिए तो नहीं होते। जब बैरिस्टर साहब को इमरान खान ने कहा था जाओ जाके बात करो, गवर्नमेंट के साथ ही कर लो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो ना सही, तो वो सॉफ्ट लाइन ही थी ना। मगर पब्लिक में तो खान साहब गरज रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो गया, फलाना हो गया, हम तो हाँ हम तो सिर्फ पावर ब्रोकर्स के साथ बात करेंगे, पिछू ने क्या था जाके गल कर लो। तो अब मैं समझता हूँ दिस इज़ आई एम नॉट सरप्राइज। पहली बात तो ये कि जुनैद साहब ये बातें कर रहे हैं, मैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर ये कि जब हम आएंगे, अरे भाई अभी तो जब आप आएंगे पता नहीं कब आप आएंगे,
और पता नहीं किस क्या सूरत हाल होगी उस वक्त, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आजकल जिस किस्म के हालात हैं, पीटीआई की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है ना, बिकॉज आप देख ही रहे हैं आयशा के किस तरीके के साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने मिल के संभाल लिया है मामला। इकोनॉमी भी संभाल ली है, अमेरिका को भी संभाल लिया है, और मेरा ख्याल है अमेरिका को संभाल लिया। हाँ, मैं अच्छा कुछ कर ही लिया है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट। हाँ, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि ये जेंट्री शेंट्री घूम रहे हैं यहाँ। हाँ। और इसीलिए ट्रम्प साहब की तरफ से अभी तक एक ट्वीट नहीं आई। बेचारे यार एक ट्वीट ही कर देते, और ग्रेनल ने की थी ना, फिर डिलीट करनी पड़ गई। तो अब ट्रम्प साहब को क्या था यार, छोटी सी एक ट्वीट कर देते, पीटीआई दोस्त हमारे खुश हो जाते। वो भी नहीं हुए, तो वो भी नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, इसमें एमबीएस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। इन्होंने सेट कर लिया है। अब इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई आई भी बात ना फ्रॉम ट्रम्प, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टिच अप कर लिया है। अच्छा। हाँ, इन्होंने थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव काम कर लिया था, भाग दौड़ कर ली थी। और ये नहीं कि जी वाशिंगटन के अंदर मोहसिन नकवी साहब आए गए हैं या हमारे एम्बेसडर साहब आए गए, नहीं, इन्होंने सऊदी अरेबिया का रास्ता इस्तेमाल करके और अपने आप को स्टिच अप कर लिया। अच्छा, तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर है, विच इज़ व्हाट आई सेड अर्लियर। अब उस कमज़ोर पोजीशन को कैसे मजबूत करना है, कैसे उसको चेंज करना है, तो खान साहब हैज़ नो ऑप्शन, बिकॉज ये जो डिमांड थी उनकी कि जी वो कमीशंस बनाई जाएं, वो तो गवर्नमेंट जो है वो और किस्म की कमीशन बनाना चाहती है। हाँ, तो आपके ख्याल में वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी इमरान खान साहब को, उसका फायदा होता पार्लियामेंट्री कमीशन? मेरा ख्याल है वो कर लेते तो बेहतर था। ही शुड हैव हैड एनी कमीशन, कम से कम ये मामला तो तय होता ना कि कमीशन बननी है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उसको भी रोकने की कोशिश करनी थी। तो ये अगर वो गवर्नमेंट कह रही थी कि 2014 भी खोलो तो 2018 भी खोलो, तो इनको चाहिए था करो, खोलो, कम से कम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो बनता। और मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट भी उधर इधर होने की कोशिश करती, बिकॉज डोंट फॉरगेट, जब 2018 खोलेंगे और 2014 खोलेंगे तो खान साहब तो अपनी जगह पे, तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो बीच में आ जाएगी ना जी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहेगी ना। हालांकि आज की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फ़र्क है लीडरशिप में, मगर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए पुरानी हो या नहीं हो। तो अगर ये कहते हैं खान साहब कि आप 2018 भी खोल लें और 14 भी खोल लें, जो कि कह रहे हैं पीटीआई PMLN वाले या गवर्नमेंट वाले कि हम तो वो भी खोलना चाहेंगे, उनको चाहिए था खोल लो, फिर क्या होता, फिर एक तीर से दो शिकार हो जाते पीटीआई के, कि एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती निर्गय में और फिर उस तरफ ना जा सकते। क्योंकि ये जो पीटीआई की जो बयानिया है ना कि हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ जाएंगे फिर, बिकॉज ये एस्टेब्लिशमेंट तो होने नहीं देगी ना ये चीज़, तो फिर नंबर लग जाएंगे ना इनके। तो इनको चाहिए था बात मान लेती, अभी भी बात मान लें और गवर्नमेंट विल फेस अ प्रॉब्लम, तो इनका अपर हैंड हो जाएगा। मगर इतनी मतलब अकल कहाँ इनकी, ये बस जिद और मतलब गुस्सा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको मान लेनी चाहिए थी, अभी भी जाएं और कहें जी आ जाओ। अच्छा, ये अब भी बात मानने से मैं कनेक्ट करूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन जो हम एहतजाज की बात कर रहे थे उसको लेकर हमें ऐसे लगता है कि जुनैद अकबर साहब बहुत सीरियस यूं हैं कि ये उनका पहला इम्तिहान है यौम सियाह, फिर स्वाबी में उन्होंने जलसा करना है और बाकी सियालकोट और लाहौर में उन्होंने इजाज़त मांग रखी है। लेकिन मीनवाइल मोहसिन नकवी साहब उनसे ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मीडिया होगा, फोकस्ड होगा। अब वो उनसे जब ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज की कॉल दे चुकी है, तो उनका क्या कहना था वो सुन लेते हैं। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने सिर्फ नोट किया, इसका क्या मतलब? आपने मेरा तो प्रोग्राम में आपने मुझे पूछा था, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया था, और फिर बाद में मोहसिन नकवी साहब का जवाब तो आ गया ना। हाँ। कि हम टैकल करेंगे इसको, वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। हाँ। आपने भी यही कहा था। मैंने यही कहा था आपसे कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। अच्छा। और 2-3 चीज़ें हैं जो ये करेंगे तो रिएक्शन आएगा और वो सख्त रिएक्शन आएगा, यही मैंने कहा था। मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये स्वाबी में जलसा करें, कर लें। अच्छा, लाख बंदा इकट्ठा कर लें, कर लें, धमधना लें, नो प्रॉब्लम। ओके, जाहिर है थोड़ी बहुत रुकावटें शावटें, वो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना कि अगर लाख बंदा आना है तो असं इन्होंने 50 तो उत्ते वड़न दी, 50 आना तो 20 तो लैके जाइए, 20 आना तो 10, तो वो छोटी मोटी तो करती है ना हुकूमत। मगर केपी में मुश्किल हो जाता है ना, वहाँ तो इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ ये नहीं, वहाँ जितने जो लोग जाएंगे वो पहुँच जाएंगे। लाहौर में ये कर सकते हैं, ठीक है ना, इस्लामाबाद में ये कर सकते हैं। तो अब इन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर में भी इन्होंने करना है, और पहले इन्होंने कहा था मीनार पाकिस्तान, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम छोटी छोटी जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप करें।
अब मैंने ये कहा था स्वाबी में नो प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप खड़े हो जाएं, 100 बंदा 200 300 400 लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पे आ जाएं, वहाँ बैठ जाएं, असेंबली के आगे आ जाएं, वहाँ सारा दिन खड़े रहें, दन आते रहें। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स। एक आध दिन की डिसरप्शन गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट, अच्छा, उसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, मगर एनीथिंग मोर देन दैट तो ये फिर गवर्नमेंट विल एक्ट। अच्छा, खा पंजाब की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दे विल एक्ट। तो अगर आपने ये जो रास्ते बंद करने की बात की है, वो जब आप बंद करेंगे तो शुरू में तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, अच्छा, मगर अगर आपने सोचा कि आप इसको 3-4 दिन चलाएंगे ऐसे, तो देन दे विल ब्रेक यू अप इन द सेकंड डे और द थर्ड डे। तो देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच दे विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। मगर शुरू में यू विल गेट अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, ताकि दुनिया को दिखा सके हमने तो नहीं रोका। अब ये देखिए कितने अनरीजनेबल हो रहे हैं, ये कर रहे हो, देन वी हैव टू डू समथिंग। और ये दुनिया में हर गवर्नमेंट ऐसे करती है। अप टू अ पॉइंट protest is okay, beyond a point protest is not okay. Then they break you up. Then the police comes in with water cannons and batons and other agencies come in and then they disperse the crowd. So this happens everywhere. So यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन होगी। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि 8 को कामयाब रहेगा एज अ प्रोटेस्ट। हाँ, लेकिन लाहौर में कैसे हो सकता है? इवेंट है 7 फरवरी को। हाँ, फिर अब उसके बाद आपने ये 8 नया को- इशू खड़ा कर दिया है विच इज़ अ वेरी ट्रिकी वन के 8 तारीख को जी, ट्राइलैटरल सीरीज शुरू हो रही है जी। क्रिकेट की, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। जी। और पहला मैच 8 तारीख को गद्दाफी स्टेडियम में। और आपने कहा माल पे खड़े या उधर असेंबली के सामने या चेयरिंग तो क्रॉस अगर ये पीटीआई वाले चाहें तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं ना, बट यू नो दैट इज इसका माने वही होगा। अगर जीएसपी प्लस को ये ख़त्म करवाना चाहते हैं, सैंक्शंस आप पे लगवाना चाहते हैं और क्रिकेट को बंद करवाना चाहते हैं, तो इन थियरी इन्होंने पहली 2 तो ट्राई कर लिया ना, हैज़न्ट वर्कड। बट ये जो है दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बिकॉज इस वक्त ऑलरेडी आईसीसी जो है इट्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मीडिया इस वक्त 2 बातें कह रहा है। एक ही वो कह रहा है कि तैयार नहीं है स्टेडियम्स। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आईसीसी के जो एमडी थे जेफ अलाडाइस, उनको भी इसीलिए फारग किया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली और कहा है कि तैयार हो जाएगा सारा कुछ। ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ। जी, वो तो इफ्तिताह होने जा रहा है साहब को। अब वो 7 तारीख को इफ्तिताह हो रही है और मोहसिन नकवी साहब ने जो टीम तैयार की थी टू गेट गद्दाफी इन ऑर्डर, जो भी मैंने सुना है इसके बारे में, मैं समझता हूँ कि बहुत 90% काम हो गया एंड द स्टेडियम विल बी रेडी टू होस्ट अ मैच। सो दैट इज़ यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। ये नहीं है कि वहाँ ईंटें पड़ी नहीं और ये हो गया, यू विल सी एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई ऐसी बात नहीं। अलबत्ता क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई लाइट्स आई हैं और भी नई सिस्टम्स बने हैं वहाँ, तो वहाँ कोई फेलियर हो सकता है। अगर हुआ तो ज़ाहिर है मीडिया नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा आप तैयार नहीं थे, आपने ये कर दिया। बट लकीली ये चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं है। टेस्टिंग जो हो रही है वो ट्राइलैटरल सीरीज़ में हो रही है। ये जो सारी तैयारियाँ हो रही हैं, ये सिक्योरिटी भी और न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्टेडियम्स, कहाँ बैठेंगे, वहाँ के हालात क्या है, सीटें ठीक है नहीं है, लाइट्स ठीक है नहीं है, बॉक्सेस जो हैं वो सही है नहीं है, एंड फैसिलिटीज़ ठीक है कि नहीं है। मीडिया बैठा होगा, देख रहा होगा और बातें हो रही होंगी। तो अगर जो भी खामियां रह जाएंगी वो अगले 10-15 दिन में ये ठीक कर लेंगे। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया कि ट्राइलैटरल सीरीज कर ले और टेस्ट कर ले सारा कुछ उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया एंड सो वी मस्ट अगेन गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अच्छा, आप स्माइल करना शुरू कर दिया आपने। असल में आपने कहा टेस्ट कर ले, तो मैंने कहा मसल टेस्टिंग पीटीआई ने भी करनी है। अब मसल टेस्टिंग अगर पीटीआई ने 8 तारीख को गड़बड़ की तो देन वी विल ऑल सफ़र, देन क्रिकेट विल सफ़र। एंड अगर पीटीआई समझती है कि एक पाकिस्तान के लिए खुशियों का एक ही मौका होता है जी, और वो भी खुशियाँ जब हमारी पिटाई होती है तो वो भी खुशियाँ उससे मांद पड़ जाती है, हो जाती है। मगर शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है ज़ाहिर है। और इतनी मायूसी है वैसे ही मुल्क में। तो शुक्र है कोई क्रिकेट शिकेट शुरू हो और कोई नहीं, एक आध मैच ही जीत जाइए, अल्लाह खैर सल्ला। सो अब ये है कि अगर पीटीआई ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर सबको तकलीफ होगी। डोंट फॉरगेट आयशा कि जब टीम्स की मूवमेंट होती है जी, तो 2 किस्म की मूवमेंट होती है, मैच से पहले भी होती है और मैच के दौरान भी होती है। मैच से पहले ग्राउंड पे आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ प्रैक्टिस होती है, वो उसके लिए पूरी, फिर गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, ट्रैफिक रुकती है जी, फिर वो होटल जाते हैं, फिर वो आते हैं और फिर जिस दिन ये मैच होता है उस दिन भी सारा कुछ ही होता है Security। और बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। अब उस दिन जिस दिन के 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगी, जी, पहले लेवल पे होती है पुलिस, दूसरे लेवल पे होती है रेंजर्स, तीसरे लेवल पे होती है आर्मी।
3 लेवल्स। तो आप सोचिए इतनी सख्त सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी के दौरान अगर पीटीआई के लोग वहाँ धंधन आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो आप सोचिए कि व्हाट पोटेंशियल डिसरप्शन दैट कैन बी कॉज्ड। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये अब 8 तारीख जो चुनी है, ये हो सकता है खान साहब के जहन में ये पता हो उनको कि 8 तारीख को मैच होना है और दिस इज़ वन वे टू कैप्चर इंटरनेशनल हेडलाइंस। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी बात हुई तो बहुत डैमेज होगा पाकिस्तान को। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस होगा कि इतनी मेहनत के साथ हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाए थे आफ्टर सो मेनी इयर्स, और बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, कोविड आ गया उसकी वजह से, फिर और बहुत सी चीज़ें हुई। मगर अगर ये इस वक्त डिसरप्शन शुरू हो गई ऑफ क्रिकेट, तो आई एम अफ्रेड इट विल बी टेरेबल फॉर द कंट्री एंड फॉर द प्रेस्टीज ऑफ क्रिकेट एंड पाकिस्तान। तो मुज़ाकराती कमेटियाँ भी तहलील करने की खबरें हैं, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब ने रोका हुआ है। वो शायद अभी भी पूरी उम्मीद है, और जैसे आपने कहा कि अब भी बात मान जाए और आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टकराव को रोकने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब के पास क्या अब भी चांस है कि वो 8 फरवरी से पहले कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलकर? करनी चाहिए। दे शुड, इसमें दोनों का फ़ायदा है। गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है कि ये जो डिसरप्शन होने जा रही है ये रुक जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये उनका ये फ़ायदा है कि फिर इनको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो अब करने जा रहे हैं अगर ये फेल हो गया तो बहुत बड़ा धचका लगेगा ना खान साहब को, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च का तो सोच नहीं सकते, अब इसी किस्म के एहतजाज का सोच रहे हैं। अगर वो भी फेल हो जाती है, लोग नहीं निकलते या क्रश कर दिया जाता है, तो बड़ा मसला बन जाएगा ना। पार्टी की जो मोटिवेशन है या इंथ्यूजियाज्म है वो जाहिर है इट विल बी हर्ट वेरी बैडली। अगली दफ़ा अगर ऐसी को कॉल आई, जो कि मौके तो आएंगे आगे, जबकि गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी, आपको फिर हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी, तो यू मस्ट हैव लीव स्पेस फॉर एग्जिट। जब भी आप इस किस्म की धमकी देते हैं ना, तो अपने लिए एक रास्ता पीछे रखा करें कि निकलना पड़े तो निकल सके, पतली गली से। हाँ, पतली गली से। तो अब देखना ये है कि क्या आपने जो बात की कि अगले 6-7 दिन में कोई बात निकलती है कि नहीं निकलती। मेरी उम्मीद है कि निकलनी चाहिए। मैंने आज आपको कह ही दिया कि अगर ये समझें तो गवर्नमेंट की बात मान लें कि जी ठीक है हम आ गए, और आपने जो मौके हैं जिसके ऊपर कमीशन बनानी बना दे। हम जो कह रहे हैं इनके ऊपर जरूर बनाएं, बाकी और कोई ऐड करना तो कर लें आप। हाँ। तो फिर देखें क्या होता है। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि डेडलॉक नहीं, ये मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ये कहने से क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। और वो ये साथ कह रहे हैं कि हम पीटीआई को साफ जवाब नहीं देने जा रहे थे, मुतबादिल जवाब देने जा रहे थे। तो इसमें भी कोई मैसेज है कि अभी आके आप देख लें? हाँ, तो मैसेज दोनों तरफ से है। हाँ, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाया जा सकता है, बजाय ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरवरी के महीने में बोनफायर की तैयारी करे और हाथ सेके जाए उस पर, क्योंकि सेठ साहब ने कहा जो खदशात हैं वो आलमी सतह के हैं, क्योंकि अच्छे इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, तो क्योंकि मुल्क के मफाद में है और इसके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। सेठ साहब चले, ये तो मुज़ाकरात की गेम पाकिस्तान में नई नहीं है, और शायद पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुँचे। लेकिन इस पे इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहरकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 days, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है, और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people, this year alone 24। तो this is quite significant। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज़ वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज़ के साथ सिपेक रुका हुआ है।
बिकॉज चाइनीज़, अभी आपने देखा चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपैक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त। ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना। और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of ग्वादर that's coming up, लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गया। एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening। वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है, वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट। So I'm afraid they have to sort this out। बट ये इतने बिजी हैं हम लोग आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज़ वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल हैं कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को मिलकर। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, क्या ख्याल है ऐवान में मामूल की कार्रवाई बर्खास्त करके वक्फा सवालात ना कर लिया जाए? करो यार, बहुत हो गया। लोग हमेशा हमें सवाल आप करती नहीं है। आप इतने तंग आ चुके हैं कि आज मैंने सोचा कि आज आपको बिल्कुल तंग ना किया जाए, वीकेंड भी है। हाँ, ठीक है। आज हम एक्सटेम्पोर है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, दिल दी गल्ला होती है, दिल दियां गल्ला। और दिल दियां गल्ला लोगों ने अब वीडियो बना के मैंने कहा था यार अपनी शक्ल तो दिखाओ तुसी। हाँ, चेहरा तो कराओ जरा। देखिए तो सही। वीडियो क्वेश्चंस आए हैं, वीडियो मैसेजेस आए हैं सेठी साहब के लिए, और सखी रहमान साहब शिमाली वज़ीरिस्तान से आज अपनी रूनुमाई करवाएंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये अभी तो रास तो नहीं रही। जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो रहा था तो सियासी मैदान के अलावा हर शोबे में इस प्रोजेक्ट के लोग भर्ती किए जा रहे थे। बदकिस्मती से अदलिया में भी बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार बंदियाल तक जो होता रहा अदलिया में, और जिस तरह लोग भर्ती किए जा रहे थे उसके अपॉइंटमेंट डेट को चेक करके 2035 तक ये सिलसिला बनाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को जब रिवर्स किया जा रहा है तो उसके लिए रोल बैक करने के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जिस तरह 24 आइन तरमीम आ गई, उसमें जो जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में जो निकात डाले गए हैं, मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज़ है। बस उसमें भी एक लो पोल रखा गया है। जिस तरह इस्तेहकाम के लिए ये लाया गया था तो वो जो 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, तो जो सुपरसीड हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनको घर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नतीजा अभी देख लो। एक बंदा उठ के पूरे मुल्क और पूरे निज़ाम को एक उंगली पे उधर उधर नचा रहा है और इस्तेहकाम की जो कोशिशें हो रही थी वो कामयाब नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। आप इस पे तबसरा करें कि 27वीं तरमीम में ये चीज़ें जो है वो डाल दी जाए कि जो सुपरसीड जजेस होंगे वो फिर घर चले जाएंगे। मेहरबानी, आप कह रहे हैं कि जो लोग सुपरसीड हो जाएं उनको घर चला जाना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ वो ठीक ही है।
और आगे भी इसी किस्म की चीज़ें और होनी चाहिए, 27वीं तरमीम आनी चाहिए। बात ये तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकता ना, जो कुछ जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ना, बदकिस्मती है हमारी। मगर मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जुडिशरी का रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, एग्जाम्पलरी जिसे कहते हैं, नहीं रहा ना, क्योंकि सियासी तौर पे जुडिशरी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो अब इस किस्म की सूरत में मिलजुल के ही फिर काम करना पड़ता है और कुछ सबको पीछे कदम लेने पड़ते हैं। तो अब 27वीं तरमीम वगैरह को नहीं आनी चाहिए। मगर अब जो आप देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर, इस वक्त भी आप बगावत देख रहे हैं, ये उभर रही है, बगावतें अभी ख़त्म नहीं हुई और रेजिस्टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ। और अगर यही ऐसे चलेगा तो गवर्नमेंट फिर 27वीं तरमीम भी ले आएगी। और फिर मैं आपको एक पेशन गोई भी कर देता हूँ। मेरा ख्याल है आप देखिएगा कि जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ जजेस को निकाला भी जाएगा। ये मुझे लग रहा है ऐसे कि जो जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट या इस वक्त जुडिशल लीडरशिप समझती है कि वो तंग कर रहे हैं या कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उनको, अगर वो ख़ुद नहीं घर जाते तो उनको घर भेज दिया जाएगा। मगर क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या सारी वकला हज़रात की तंजीमें, PTI की तंजीम और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हम सब चुप कर जाएंगे ये देखते हुए? ये काफ़ी इश्यूज़ आगे आने वाले हैं, ये मसला अभी ऐसे हल नहीं होने वाला। मगर इसका हल 27वीं तरमीम नहीं है। इसका हल ये भी नहीं है कि जो जज रह गए हैं वो अब दंदनाएँ और ख़त ख़ताबत करें और प्रोवोक करें इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को, और ये जजेस जो इस वक्त सीनियर पोजीशन में हैं कि फिर वो और कोई ऐसे इक़दाम लें साथ ये मामला और ख़राब हो जाए। तो ये गिव एंड टेक होता है, वो बंद हो गया है। अब एक्शन और रिएक्शन आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल ये जुडिशरी के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है या किसी और के लिए अच्छा है। जो लोग रह गए हैं कोई ज़रूरत नहीं घर जाने की, आप अपने दायरे में रहें, जो एक्सेप्ट करें जो कुछ हो गया और जो मिनिमम रेजिस्टेंस है विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आप ज़रूर करें, मगर उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप सियासत करेंगे तो काउंटर सियासत होगी। ये है हाल की बात सेठी साहब जिसका आपने जवाब दे दिया। अब जरा माजी में चलते हैं। आपकी एक तस्वीर, आपकी तस्वीरें गर्दिश साजिश है, साजिश नहीं है, आप शायद तब कर रहे थे, आपने बताना हमें। अल्लाह रहम करे, एक ही चक्कर है। अदील अहमद ऑस्ट्रेलिया से वीडियो क्वेश्चन। जी अदील, हम जब बड़े हो रहे थे जी तो हमारे दोस्त कहते थे सियासी पैदाइश हो रही थी 2011-12 में, तो उस टाइम पे एक फेक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी। आपकी एक पिक्चर थी नजम सेठी साहब बलोची ड्रेस में, बलोची पगड़ी पहनी हुई, बलोची मूछें शूछें और कोई बंदूक शंदूक उन्होंने कंधे पे लगाई हुई, बड़ी मैचो किस्म की एक वो पिक्चर थी कि सुना था कोई आप बलूचिस्तान वगैरह गए हैं, कैसा चक्कर था। तो कुछ हमें बताएं जी उस बारे में, कितनी सच्चाई है उस बारे में, क्योंकि जैसे आप घुमाते हैं बातों में हमें तो लगता है आप कोई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के गेड़े शेड़े लगाते होंगे, आप बलूचिस्तान किधर पहुंच गए। तो प्लीज़ ज़रा उसका कोई जवाब दे दीजिए। हाँ भाई साहब, जवानी में तो बड़े चक्कर तो ज़रूर लगाए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरा ख्याल है ये कहना कि गर्ल्स कॉलेजेस तो नहीं, वीमेंस कॉलेजेस के तो चक्कर लगाए हैं। मगर क्या कोई कामयाबी हुई या नहीं हुई उसके बारे में मैं तबसरा नहीं करूँगा। कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, उसके लिए बाहर जाना पड़ा था और वहाँ की जो कहानी है वो अपने मेमोइर्स में लिखूँगा। आगे आइए, आपने कहा ये बलूचिस्तान वाली बात, वो तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर इनके पास है तो दिखाएं, मैं भी देख लूं, क्योंकि मुझे पता है एक पहले भी एक तस्वीर घूम रही जो कि मेरी तस्वीर नहीं थी। अच्छा, इस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं और इसमें वो जो साहब हैं जो आप समझते हैं कि वो मेरी तस्वीर है, पग है, बंदूक पकड़ी हुई है और ऐसे करके खड़ा हूँ, आपका क्या ख्याल है वो मैं लगता हूँ आपको 20 साल 25 साल की उम्र में, या वो कोई 40-45 साल का बंदा लगता है आपको? ये जो तस्वीर है ये आपको पता कब की है ये तस्वीर? मेरा ख्याल है आपको ये भी नहीं पता, आपको, क्योंकि मेरा ख्याल है आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। ये 1972 या 71 की तस्वीर है। अच्छा, अब 1972 में आप पैदा नहीं होंगे, हाँ। तो आपका ख्याल है उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी 1972 में? तो मतलब मैं तो मुंडा कुंडा सा यार, खुदा दा खौफ करो। तो ये चंगा भला ग्रोन अप मैन, ये पता कौन है ये? आप जाके ज़रा विकीपीडिया जाएँ या कहीं थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इनका नाम है शेर मोहम्मद मरी। ये नंबर 2 थे टू खैरबख्श मरी। खैरबख्श मरी ट्राइब के सरदार थे, फौत हो गए अब, और शेरू मरी उनके कमांडर थे। और वो उस वक्त की जो बलोच रेजिस्टेंस हुई जो कि 1973 ऑनवर्ड्स टू 1977 चली, उसके अंदर इनका बहुत अहम रोल था। मगर 1975 में
इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया अलॉन्ग विद खैरबख्श मारी, और ये सब हैदराबाद जेल में पहुंच गए थे। तो इनफैक्ट ये उस वक्त की तस्वीर है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। अलबत्ता इस पर कोई शक नहीं है कि शेरू मरी को मैं जानता था, और वक्त आएगा कि इनके बारे में भी मैं लिखूँगा कि कैसे मेरी इनसे मुलाकात हुई और ये किस किस्म के शख्स थे। और मोटी बात ये करूँ कि बड़े लिटरेरी आदमी थे, शायर थे, और सियासी तौर पे बहुत शऊर था इनका। मगर ये मैं नहीं हूँ, जैसे शेरू मरी, जैसे शेरू मरी कहते हैं। और ये तस्वीर फ्रॉम टाइम टू टाइम घूमती है, जब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आप एंटी पाकिस्तान हैं, और वो कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट लगा देती है, अब पीटीआई भी लगाती रही है, एक ज़माने में नून लीग भी लगाती रही है। जो पसंद नहीं करता मेरी बातें वो लगा देते हैं, थे एंटी पाकिस्तान। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आई वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ बेटर बिगर पेट्रियट देन आई एम। बट ये सवाल ये है कि यू हैव टू डिफाइन पेट्रियटिज़म, पेट्रियटिज़म होती क्या है। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर। बट थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप जो बातें सुन रहे हैं, प्लीज़ keep informing me of all the fake news about me that is floating around. Thank you. असल में इससे निशानदेही हुई कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में जब सेठी साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाई जाती है, उसमें ये तस्वीर उसका लाजमी हिस्सा होती है कि सेठी साहब का माजी कैसा रहा। वो क्या कहते हैं, धोखे में ना आइए, नकालों से होशियार। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब वो सवाल जो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, अरसलान साहब हमारी जुबान बने। हाँ बिल्कुल। तुम क्या सोचती हो? हाँ, अभी आपको अरसलान साहब जब पूछेंगे ना तो सऊदी अरब से। हाँ जी। कनाडा के अंदर हमारी भी इमिग्रेशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वेलफेयर स्टेट है, मेडिकल भी है, और एजुकेशन भी बच्चों की फ्री है। तो ऐसा पाकिस्तान में क्या मुमकिन नहीं हो सकता कि आगे आने वाले सालों में कोई ऐसी हुकूमत आए, इस तरह से कोई फ़ायदा मिले, तो लोगों का जो है वो मुल्क से जाना थोड़ा कम हो जाए? इस बारे में अपनी राय का ख्याल करें। वो कह रहे हैं कि जैसे वेलफेयर स्टेट में मुख्तलिफ सहूलियात होती हैं, मुफ्त एजुकेशन होती है, मुफ्त हेल्थ होती है, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं बन सकता वेलफेयर स्टेट? हाँ, देखिए, बनना तो चाहिए था पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। जहाँ सिक्योरिटी स्टेट हो तो वहाँ फिर वेलफेयर स्टेट तो नहीं होती, सिक्योरिटी नंबर 1 पे ही होती है। और 70 साल से नहीं, अब 75 साल, क्या 78 ईयर्स होने जा रहे हैं, और इट्स स्टिल अ सिक्योरिटी स्टेट। और आप देख ही रहे हैं कि सिक्योरिटी स्टेट कैसी है, वेयर सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, एंड येट द बजट्स आर गोइंग फॉर द सिक्योरिटी स्टेट। तो यहाँ तो आप वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट के लिए तो पैसे चाहिए ना, वेलफेयर स्टेट के लिए टैक्सेस चाहिए ना, वेलफेयर स्टेट के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए ना। यहाँ ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ना पैसा है, और ना ही इदारे हैं जो कि पैसा सही खर्च करें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारी जो गुर्बत है इस मुल्क में रिलेटिवली बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी लाइन जो इंटरनेशनली डिफ़ाइन की गई है वो बढ़ती जा रही है, एंड सो देयरफॉर the rich are getting richer and the poor are not getting richer any day. वो poverty line is 40% and above. तो आई एम सॉरी, ये आसान है कहना कि हमें वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। मेरे तो पुराना मौक़िफ़ रहा है कि अगर ये सिक्योरिटी का इशू ना होता हमारा, या इसको हम रिजॉल्व कर लेते बाय मेकिंग पीस विद आवर नेबर्स, जो कि एक नॉर्मल रियासत करती है, और ये जो हमारे आइडियोलॉजी हमने लगाई हुई है, अगर ये ना होती, आइडियोलॉजी ऑफ वेलफेयर होती रादर देन आइडियोलॉजी ऑफ वॉरफेयर, तो मेरा ख्याल है वी माइट हैव हैड अ सेमी वेलफेयर स्टेट। मगर इस वक्त कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो इस वक्त लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, और दाने मुक्के में हैं, और कभी वो इधर भीख मांगने जाते हैं, वो इधर भीख मांगने जाते हैं। सारे पैसे जो है वो ख़त्म लग जाते हैं डिफेंस के ऊपर और डेट सर्विसिंग के ऊपर, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, तो बाकी तो कुछ बचता ही कुछ नहीं। सो वेलफेयर कहाँ से होगी? सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और जब बात पैसों की हो रही है तो ज़रा नोट कर लेते हैं डॉक्टर साद कोटली से। रिसेंटली आपने एक जिक्र किया था कि पीएम शहबाज शरीफ से आपकी बात हुई थी कि 5,000 का नोट ख़त्म किया जाए। उसके बाद कुछ दिन पहले जो हमारा सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड है, उन्होंने कहा कि हमारी मशीन्स अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से 18 मंथ्स लग जाएंगे नोट्स चेंज करते हुए। उसके 3-4 दिन बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने आके कहा है कि हम 2025 में ही नए नोट्स ला रहे हैं। तो सेठी साहब, आपने फरमाया था कि इसमें एक मैसिव रिकवरी होगी। अब भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा था कि 5,000 के नोट को रिप्लेस करके वो पुराना नोट हो गया, कोई नया नोट ले आए, ये नहीं मैंने कहा था। मैंने कहा था 5,000 का नोट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5,000 का नोट के साथ सारी कैश ट्रांजैक्शंस जो इलीगल है,
90% 5,000 के नोट के साथ होती है। क्योंकि अगर आपने 100 के नोट या 500 के नोट के साथ आपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करनी है तो बोरियां की गड्डियां और लैंड क्रूजर्स भर के लानी पड़ेंगी आपको, और इतना पैसा जो है वो आप बिस्तर के नीचे भी नहीं छुपा सकते, घरों में भी नहीं रख सकते अगर छोटे नोट्स हों। तो फिर आपको बाय क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स या बैंक ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। तो वो हमारी डिजिटाइजेशन नहीं हो रही, और वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आपने ये 5,000 का नोट रखा हुआ है। अब ये आप मुझे मत पूछें कि क्यों रखा हुआ है ये जो, और आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो सारी इकॉनमी बैठ जाएगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो है वो कैश इकॉनमी में हो रही हैं, और अगर कैश इकॉनमी बंद कर दी और लोग अभी तैयार नहीं हैं डिजिटल इकॉनमी के लिए तो ये क्रैश ही ना हो जाए सारी इकॉनमी। अब बात यह है कि इसके भी बड़े तरीके होते हैं ना। आपने अब करना शुरू कर दिया ना कि जी अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती और आप एयर ट्रैवल भी नहीं कर सकते अगर आप नॉन फाइलर हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको 70 साल लगे हैं ये छोटी सी ये पॉलिसी लाने में, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ी है। तो इसके ऊपर भी बड़ी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस वेस्टेड इंटरेस्ट से आती है, करप्ट लोगों से आती है, ब्राइब देने वाले लोगों से आती है, और जो ब्लैक मार्केट और ब्लैक ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं उनसे आती है। तरीका होता है आप अभी से कह दें कि 6 महीने के अंदर अंदर 5,000 रुपये का नोट ख़त्म हो जाएगा और आपको सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के ज़रिए करनी पड़ेंगी, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी लोगों को। और कहते हैं कि जी ये दिन के बाद जिसके पास 5,000 रुपये का नोट है वो इन कैश नहीं हो सकेगा। तो आप साल का मौका दे दें यार, मगर काम तो शुरू करें। पर वो करते नहीं हैं, पता है इनको कि क्या इसके साथ होगा, मगर सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि ये रहे, बिकॉज सारी ब्लैक इकॉनमी, सारी करप्शन जो है ये इस नोट के ऊपर बेस्ड है। बेबी स्टेप्स भी अगर फॉलो नहीं किया जाए और इसका तो कोई बदनीयती तल्लक है। नहीं है। स्टेट बैंक जी वो कह रहा है जी 18 महीने लगेंगे जी, मैं नहीं कह रहा कि इस नोट को चेंज करके कोई नया डिज़ाइन करके 5,000 का नोट ले आए। कह दें कि जी 6 महीने साल के बाद ये नोट नहीं चलेगा, लोग अभी से शुरू हो जाएंगे इस नोट को, गेट रिड ऑफ दिस नोट, गेट रिड ऑफ दिस नोट, ट्रांजैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। तो आप करें 6 महीने की मोहलत दे दें आप। 6 महीने में वो क्राइसिस नहीं आएगी अगर आप कहेंगे जी अगले महीने हम बंद कर रहे हैं। अगर आप अगले महीने करेंगे तो लाइनें लग जाएंगी, यहाँ बैंक को खोल नहीं सकेगा, लोग इतने पैसे लेके आएंगे कि यार इन्हें चेंज करो, लेनी चेंज करो। तो आप टाइम दे दें। आप नरेंद्र मोदी वाला काम ना करें ना कि जी महीने के अंदर अंदर ये करें, आप कर दें, 6 महीने दे दें आप, मगर आप करें तो सही। इरादा तो शो करें। अच्छा, इमरान वसीम साहब स्कॉटलैंड से। मैं ये अर्ज करनी चाह रहा कि साढ़े मुल्क का जो मसला है ये इमरान खान, बुशरा बीबी या होर कोई नहीं है। सारा दिन यही डिस्कस सारे चैनलों पर होंदा है। इस मुल्क के होर भी बड़े प्रॉब्लम ने। एक छोटी जी तुहानूं एग्जाम्पल देना कि मैं टोबा टैक्सी के छोटे जे गाँव तो रहने वाला हाँ, तो उत्थों सानू वैक्सीन की जरूरत पई जिहड़ी कि उमरा जाने वास्ते हुण गौरमेंट ने लाजमी करार दी गई है। तो वो सिर्फ फैसलाबाद पूरी डिवीजन के विचों फैसलाबाद चुगताई लैब तो मिलती है, और वो भी सारा दिन जलील होने तो बाद ब्लैक दे विच मिलती है। फिर उस तो बाद तुहानूं वो हैल्थ के DHO के ऑफिस जाना पैंदा, उत्थों लगवानी पैंदी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज इशू कर देने जिहड़ा कि एक्सैप्ट कर दी है सऊदी ट्रैवल करने वास्ते। तो मेरा ब्रदर ते बच्चे फैमिली गए ने, 3 दिन जलील अखबार होए ने। एक दिन पूरा दिन वैक्सीन लैण लगी है, दूसरा दिन पूरा दिन लगवाण लगी है। लगवाण तो बाद कहते नहीं जाके तुसीं हुण अपने नैक्सट डे आके इनू सर्टिफिकेट लैके जाइयो कि कंप्यूटराइज असीं करने ने। वो नैक्सट डे लैणगे जी अज साहब नहीं आया साइन करन नूं। एक तो जिहड़े सारे साहब ने ये लै डुब्बे ने सानूं। तीसरे दिन भी सिफारिश करवा के वो तीसरे दिन या चौथे दिन सानूं सर्टिफिकेट मिले ने। अपनी सवारी सीगी, अपने पैसे सीगे, खुद खर्च कीते ने, तो फिर भी 3-4 दिन जलीलो खवार कीते ने। उत्थे इन्ने लोग जलील खवार हो रहे हैं कि जिहदा कोई हल नहीं है, हद नहीं है। क्योंकि जो हुण 1 जनवरी तो हर जगह तो कर दी सऊदी गौरमेंट ने कि जिहड़ा उमरा करन आएगा उन्होंने वैक्सीन लगवानी पैगी। तो साडी गौरमेंट सुत्ती पई है या गौरमेंट नाम की कोई चीज़ है साडे कंट्री दे विच कि उन्होंने इन्हां मसलियां दा पता नहीं। कितनी पापूलेशन है पूरे फैसलाबाद डिवीजन की, एक जगह तो मिलती है ब्लैक दे विच, वो भी जिहदी कोई सिफारिश है पैसा है वो लै जाएगा। जिहड़े गरीब आदमी ने रोल रहे हैं उन्हों का बेचारिਆਂ ਦਾ की कसूर है कि वो पाकिस्तान पैदा होए ने, उन्होंने यही कसूर है। इत्थों मैं भी उमरा करन जा रहा, मैं अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की गया, पेमेंट की है, वैक्सीन लगी है, सर्टिफिकेट लैके तो मैं आ गया। विदिन 20 मिनट सारा काम हो गया। वो बेचारे अपनी कार के उपर 3 दिन रुलते रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों दी फ्लाइटां मिस हो रही ना, एजेंट जिहड़े वीज़े लगवाते हैं दसदे ने कि पहलों तुसीं वैक्सीन लवाओ बाद में टिकटां बुक करो। वो ब्लैक दे विच भी नहीं दे रहे, 3 दिन जलील करते हैं। तो पता नहीं गौरमेंट कित्थे सुत्ती पई है या की कर रही है।
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਛੋੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਦਰਾ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੁਣਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਊਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਈ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਫॉर ਮੈਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। 1974 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। आई थिंक इट विल टेक टाइम बट आहिस्ता थिंग्स विल गेट बेटर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मैसेज के बाद मलिका हुकाम की बासपुर्स ज़रूर की जाएगी जहां इस तरह इस नौयत के काम हो रहे हैं कि शिकायत का मौका मिलता है। अब एक व्यूवर हैं वीडियो मैसेज के ज़रिए, वो क्या पूछना चाहते हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड लिबरल एलीट जो है उसके पास अब मॉरल वैल्यूज कोई नहीं है और वो कहीं खड़े नहीं होते। और इस वजह से अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ट्रंप लिखा हुआ है। वो कौन सा ट्रंप आएगा, इमरान खान आएगा, कोई और आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब हमारे पास प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो स्पेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तो मेरा ख्याल है भुट्टो साहब के बाद ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद तो कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आई नहीं और भुट्टो साहब ने भी बड़ी मायूस किया हमें। वादा तो बहुत बड़ा था, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इस्लाम। ना डेमोक्रेसी आई ना जो सोशलिज्म आई, वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी बन गई उसके साथ। आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस्लाम में तो सिवाय एक कानून पास करने के जो डिवाइसिव रहा है बहुत, उन्होंने और क्या किया। तो उसके बाद प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। लिबरल पॉलिटिक्स तो इस किस्म की कंजर्वेटिव सिचुएशन में नहीं, हमेशा राइट विंग पॉलिटिक्स रही है। अब आप आइए कि जी हमारी जो एजुकेटेड क्लासेस हैं उनका जो रोल रहा है,
तो पहले दिन से वही रोल है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस। तालीम भी उन्हीं के पास है जो कि जिनके पास पावर है, और जिनके पास पावर है वो सारा पावर उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है और वो इधर उधर होने नहीं देते। पुराने ज़माने में हम कहते थे कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास पावर है, क्योंकि लाइसेंस भी वही देते थे, इजाज़त भी वही देते थे, डीसी के चक्कर, दफ्तर के चक्कर भी लगवाते थे, एंड सो ऑन, सारा कुछ उनके पास था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिविलियन रूल शुरू हुआ तो फिर लोकल गवर्नमेंट भी आनी शुरू हो गई। मगर जब लोकल गवर्नमेंट आई, जो कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, ये जो रीसेंट टाइम्स हैं इसके अंदर वो भी ख़त्म कर दी गई। वो जब फ़ौजी आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट को क्यों अहमियत देते हैं, बिकॉज़ वो ये MNAs और MPS से काम नहीं करना चाहते, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनका मसला हल करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यू आर राइट, बट कि आर रूलिंग क्लास हैज़ अबैंडन्ड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इसमें कोई शक ही नहीं है। वही यही तो मायूसी है कि रूलिंग क्लासेस अबैंडन नहीं करती आवाम को, साथ लेके चलती हैं। वो और बात है कि यूरोप के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी, अमेरिका में इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से उसको वोट मिला है, वो इसीलिए मिला है ना, बिकॉज वहाँ ये जो सारी कोस्टल सिटीज़ हैं अमेरिका की, जो लिबरल सिटीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ एक बैकलैश आई है कि जी अच्छा, आप बड़े कॉस्मोपॉलिटन हैं, आप ग्लोबल ट्रेड में बिलीव करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में ट्रीट करते हैं, आप वेक के वो क्वाल ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, ये तो ट्रेडिशनल अमेरिका मानता नहीं है। तो रिएक्शन आया है। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पे दुनिया में लिबरलिज़म, डेमोक्रेसी रिट्रीट पे है, पीछे हट रही है, और राइट विंग बढ़ रही है, और इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ रही है, कैपिटलिज्म जो है वो फेल हो रही है, मगर कोई इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन किसी को नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना खाता ठीक है। वक्त नहीं, वक्त खत्म हो गया, वरना सवालात की तो एक और लिस्ट तैयार पड़ी है। ये करने चाहिए। वीडियो मैसेजेस की वजह से हमारे शो की क्वालिटी, अपनी तस्वीर लगाया करो, ऐसे भी देखिए कौन है। आज हमने काफ़ी लोगों को देखा और हमें अंदाज़ा भी हुआ कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बादशाह शहरी जहाँ पर भी बैठे हैं, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से उनको कितनी तशवीश है। आप वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज या रिटन मैसेज कोई भी भेजना चाहें, आपके सामने ये नंबर है, इस पर अपने सवालों के ज़रिए हम तक पहुँचे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।